हेलो, मैं एसपी मेहता गुरबाणी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम कुछ प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई बातों को या उनके कुछ फैक्ट्स को कुछ समझेंगे और प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ अलग टाइप के इवेंट्स के बारे में, इवेंट यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी अकरेंस होती है, जो कुछ भी हैपन होता है, जो कुछ भी घटित होती है, वो सारे अकरेंस जो होते हैं वो इवेंट कहलाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब देयर इज नो फिक्स दैट व्हाट of the outcomes will obtain in any trial of the random experiment। किसी भी ट्रायल में क्या आएगा जो फिक्स नहीं है वो रैंडम कहलाता है। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आते हैं तो एलिमेंट्री इवेंट, अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी भी आउटकम्स का अगर जो चांस होता है, नंबर ऑफ अकरेंस होती है, वो अगर 1 हो तो ऐसे जो इवेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। एलिमेंट्री इवेंट आर दोज इवेंट इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी घटना का, किसी एस्पेक्ट का, किसी आउटकम्स का, यानी हर आउटकम्स का जो पॉसिबिलिटीज होती है, चांस होती है, वो अगर 1 है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे। जैसे इसको समझते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन। अगर कॉइन टॉस करें तो हेड एक आउटकम्स होगा और दूसरा क्या होगा, टेल होगा। अब हेड का भी जो नंबर ऑफ अकरेंस होगा कितना होगा, 1 होगा, और टेल का भी क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों या इसमें जो आउटकम्स हैं उनका अकरेंस अगर 1 आता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एच का आना यानी हेड आना ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द कॉइन व्हेन इट इज रैंडमली टॉस्ड एंड द head occurs at the uppermost face and this is the possibility, सिंगल एच आने की एक ही उसकी क्या होती है, फेवरेबल चांस होता है। तो जिस इवेंट का आउटकम एक हो, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एच का आना या टेल का आना ये एलिमेंट्री, या हम कहते हैं अगर डाई को अगर हम रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वह भी एक बार उस 1 का क्या है अकरेंस, अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 1, 2 का भी एक, 3 का भी एक, यानी हर नंबर का आने का जो फेवरेबल चांस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। कंपाउंड इवेंट में 2 और मोर देन, किसी भी इवेंट का, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में इवेंट का 2 और मोर देन 2 अगर उसके आउटकम्स होंगे तो ऐसे जो इवेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लो टॉसिंग ऑफ, अगर हम 2 कॉइन्स और इवेंट अगर हम मान लेते हैं, ये कहते हैं एग्जैक्टली वन हेड। तो 2 कॉइन जब साइमल्टेनियसली या एक साथ अगर उनको हम टॉस करते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनता है, यानी उनका जो टोटल आउटकम्स होता है, या तो एच एच होगा, एच टी होगा, या टी एच होगा, और या टी टी। दोनों पर हेड आ सकते हैं, एक पर हेड दूसरे पर टेल, एक पर टेल दूसरे पर हेड, दोनों पर टेल आ सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखें एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये भी 1 हेड है। यहां पर भी देखें तो यहां भी एक हेड आ रहा है। तो हेड आना
एग्जैक्टली 1 हेड आना, तो इसके जो फेवरेबल चांस होंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे थे कि 1 होगा। हर इवेंट का जो आउटकम्स जो होते हैं उनका एग्जैक्टली 1 चांस होगा, तो ऐसे वाले को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा अगर उनके चांसेस होते हैं फेवरेबल चांस, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली अगर कहते हैं तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हर आउटकम्स का जो अकेरेंस होता है अगर वो सेम हो, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। जैसे अगर हम हेड और टेल यानी एक कॉइन के लिए 4 सिंगल कॉइन अगर देखें तो एच का भी एक है, हेड का भी एक है, तो ये दोनों का एच या टेल दोनों का जो फेवरेबल चांस है वो कितना है, 1 है। यानी ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हर आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आना, ये भी क्या होगा, 1/2। तो हर आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर सेम होता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, या अगर अपन इसी को और समझें, जैसे इफ डाई इज रोल्ड, एक डाइस को रोल करते हैं तो ये इवेंट हम कह रहे हैं कि नंबर अकरिंग एट द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई। रोल करने के बाद में अपर मोस्ट फेस पर जो नंबर अपीयर होता है वो अगर हम इवन लें तो 2, 4, 6, तो इसके जो फेवरेबल चांस हुए कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम ऑड का भी अगर देखें तो 1, 3 और 5, ये भी कितना है, 3 है। तो हर इवेंट का जो अपीयरेंस होता है वो अगर सेम हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग even number at the uppermost face of the die when it is rolled randomly, then it will be equals to total 6 होंगे, 3/6, it is also equals to 1/2। यहाँ पर भी अगर हम इवन की जगह ऑड कहते हैं कि ऑड नंबर यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो दैट इज यहाँ पर भी जो फेवरेबल चांस है उसका 3 है। तो हर आउटकम्स का अगर जो फेवरेबल अपीयरेंस होती है वो अगर सेम होता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, जब किसी भी आउटकम्स का जो फेवरेबल चांस होगा वो अगर 0 हो जाए। जैसे अगर हम एक डाई को रोल करते हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7 ऑन द व्हेन रैंडमली अ डाई इज रोल्ड। डाई को रोल कर रहे हैं, हमको पता है उसमें कितने एस्पेक्ट होते हैं, 6 एस्पेक्ट होते हैं, और ईच पीसेस जो नंबर्ड हम मेंशन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डाई को अगर हम रोल करें 7 आएगा, तो 7 आने की जो इवेंट होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। या श्योर अगर कहते हैं, श्योर इवेंट क्या होगा कि सर्टन हो गया। इम्पॉसिबल मतलब इट कैन नॉट बी हैपन, ये नहीं हो सकता है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। सर्टेन इवेंट मतलब व्हेन डाई इज रोल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ नंबर एट द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई लेस देन 7। तो जब हम रोल करेंगे या तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4, 3, 2, 1, और ये सारे नंबर क्या हैं, 6 से 7 से छोटे, लेस देन 7। कोई सा भी नंबर जो आएगा वो तो बिल्कुल हर ट्रायल में उसकी जो सर्टेनिटी है निश्चित है कि वो 7 से कम ही आए। तो ऐसे इवेंट को जिसमें बिल्कुल श्योर होता है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं
श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो इस तरह से हमें देखा एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है। इनसे रिलेटेड कुछ बातें और हैं, जैसे इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट in any random experiment an event can happen in a weeks। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट एक तरीके से हो सकता है और नहीं होने के तरीके अगर उनके दिए हुए हैं, बी दिए हुए हैं। जैसे एन इवेंट कैन हैपन in A ways and cannot be happen and cannot happen in B ways। बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं कि अगर कोई घटना एक तरीके से घटित हो सकती है और बी तरीके से नहीं हो सकती, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर हम ई कह रहे हैं कि ई इज अ इवेंट, कोई इवेंट है और ये एक तरीके से हो सकता है और बी तरीके से नहीं हो सकता है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, होना और ना होना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स क्या होगा, एक तरीके से हो सकता है बी तरीके से नहीं हो सकता है, मतलब a प्लस बी आ जाएगा। अब नंबर ऑफ हैपनिंग, और इवेंट, एन इवेंट, उसको अगर हम ई इवेंट करें तो नंबर ऑफ हैपनिंग एन ई करें, एन ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए हो गया। नॉट हैपनिंग या निगेशन ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, वो क्या कहलाता है, नहीं होना, किसी भी घटना का घटित होना, वो एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं होने को हम नॉट ई लिखेंगे या उस पर हम बार सब्स्क्रिप्ट कर देते हैं, जैसे नंबर ऑफ not happening an event, तो इसको नंबर ऑफ नॉट ई लिखते हैं, नॉट ई लिखते हैं, या इसको ऐसा भी लिखते हैं नॉट ई को इस तरह से। तो उस पर में बार हम लगाते हैं सबस्क्रिप्ट्स के रूप में, सुपर सबस्क्रिप्ट्स कहेंगे इसको। ई पर अगर हम बार लगा देते हैं तो ये दिया हुआ है हमारे पास, बी दिया हुआ है, यानी कोई घटना एक तरीके से हो सकता है और बी तरीके से नहीं हो सकता। टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, यानी उनका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ई होने के जो फेवरेबल चांसेस हैं वो ए हैं और नहीं होने के फेवरेबल चांस क्या है, बी है। तो ई बार जो होता है निगेशन ऑफ इवेंट कहलाता है, या ई का ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई का ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, यानी इन दोनों को मिला दें तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और ये प्रोबेबिलिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करें तो पी ई इज इक्वल्स टू एन ई फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस दैट इज एन एस, और एन ई की जगह हमारे पास ए है और यहाँ पर ए प्लस बी।
इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, तो इसको P नॉट ई लिख सकते हैं, या इस पर हम ऐसा बार लगा देते हैं एंड दिस विल इक्वल्स टू N E नॉट लिख सकते हैं या बार लगा के लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ टोटल सैंपल है, टोटल आउटकम्स कितने NS हैं, और यहाँ पर कह रहे थे ये B है और टोटल A प्लस B है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, PE और P नॉट को अगर ऐड कर दें, therefore probability of happening and probability of not happening, so this will equals to A upon A plus B plus of B upon A plus B, and अगर सिंप्लीफाई करें तो ये A plus B एलसीएम होगा और ऊपर में भी A plus B आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट विल जस्ट इक्वल ऑफ 1। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट विल नॉट हैपन। तो जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1 से उसको माइनस कर दें, यानी अगर हमको probability of happening of any event has been given and we have to find out that what will be the probability that this event will not happen। तो PE हमको मालूम है और PE नॉट निकालना है, तो PE नॉट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट 1 माइनस P ऑफ E से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं। या उल्टा अगर अपन सोचें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग, किसी घटना के नहीं घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है और हमको बतलाना है कि उस इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो PE हमको चाहिए, गिवन है हमको PE नॉट, दिस विल आल्सो इक्वल्स टू PE नॉट, यानी जो दिया हुआ है 1 से उसको माइनस कर दें। तो इस तरह से हम probability of happening और probability of not happening if one of them has been given, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमको happening होने, उस घटना का होने की probability दिया हुआ है, तो given हमको है PE दिया हुआ है, E is the event, और probability of happening of this event is given 2/7, and we have to find out what is the probability of not happening of that event, ये हमको फाइंड करना है। अब हमको मालूम है कि PE प्लस P नॉट E इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब जो मालूम है यहाँ पर रख दें, तो 2/7 प्लस यहाँ से PE नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 2/7 इक्वल्स टू 5/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/7 है, वही कह रहे थे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग चाहिए, तो 1 माइनस PE कर दें जो दिया हुआ है। अब उसका उल्टा, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हमको फाइंड करना है, तो भी हम इस तरह से 1 माइनस करके उसको फाइंड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर कंटेन्स, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। यानी हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है और उस ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है, बाकी जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें 28 डेज। तो एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है लीप ईयर में, और इसके कारण उसमें नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर जो होगा, ये हमको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ डेज
in a leap year. तो ये 365 डेज। अब 365 डेज हैं तो एक वीक में 7 डेज। तो अगर 365 को 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14 और एक दिन और बचता है, यानी 365 डेज में ये 52 वीक्स प्लस 1 डे रिमेन, एक दिन और बच रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक नॉन लीप ईयर में, अच्छा ये नॉन लीप ईयर, इन नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में 52 वीक्स और एक दिन, तो ये 52 वीक्स हैं, यानी 52 तो कंफर्म हुआ, यानी कि कोई सा भी डे अगर देखें तो 52 तो कंफर्म आएगा ही आएगा। अब ये एक डे जो रिमेनिंग बचता है इसमें पॉसिबिलिटी बन जाती, मतलब ये सर्टन हो गया और ये एक दिन जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें जो अनसर्टन है यहां पर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 52 तो कंफर्म होगा, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, उसमें कोई सा भी दिन 52 बार तो आएगा ही आएगा। अब 53 होने की जो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है वो ये 1 डे से हम डिसाइड करते हैं। तो दिस रिमेनिंग 1 डे मे बी हैपन, इसकी जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है संडे, हो सकता है मंडे, हो सकता है, ऐसे 7 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो टोटल 1 डे का जो आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लीप ईयर, कभी हम नॉन लीप ईयर की बात कर रहे थे, यहां अगर हम नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, और लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, यानी 366 डेज आएगा। और 366 डेज अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब 52 वीक्स तो कंफर्म होगा और प्लस 2 डेज और बचे। तो ये 52 तो कंफर्म हो गया, ये सर्टन हो गया। और ये यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 2 डेज, जो रिमेनिंग 2 डेज हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ये इसमें भी कितने बनेंगे? 7 पॉसिबिलिटी। तो इसके भी जो टोटल जो सैंपल स्पेस होगा कितना होगा? 7 होगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में फेवरेबल चांस कितना होगा? 1 होगा। कोई भी दिन अगर होगा तो कोई एक होगा, जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के रहते हैं? किसी नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का, या कोई दूसरा डे भी कहेंगे तो वही आएगा, क्योंकि हर डे की जो फेवरेबल चांस होगा वो क्या होगा? 1 होगा। नॉन लीप ईयर कह रहे हैं तो 52 कंफर्म होगा, और एक दिन जो बचता है वो कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे, हर चाहे संडे होता या मंडे भी कह देंगे तो वही आएगा, ट्यूसडे कहते हैं तो भी क्या होगा? वही आएगा। तो सबसे पहले हम जब डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, हमको पता है आंसर, तो भी हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली, क्योंकि 10th लेवल इवन 12th तक स्टेप मार्किंग होती है, तो हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हर स्टेप को डिस्क्राइब करते हुए हमको उसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है कि ये होता है आंसर, ये आंसर लिख दिया, और अगर ये 3 नंबर का है या 2 नंबर का है तो हमको 2 नंबर मिल जाएगा। उसको प्रॉपर्ली हमको डिस्क्राइब करना है, यानी एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर। तो
ये होता है 365 डेज, जिसमें ये इक्वल होता है 52 वीक्स होते हैं, और 1 डे रिमेन्स, एक दिन और बच जाता है। तो रिमेनिंग 1 डे में भी एक दिन जो बचा वो 1 डे में भी ये क्या हो सकता है? तो 7 इसके एस्पेक्ट्स होंगे, या तो संडे होगा, मंडे, तो वो सैंपल स्पेस यानी इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो 7 एस्पेक्ट्स होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इन 7 में फेवरेबल हमको क्या चाहिए? संडे चाहिए। संडे कितने बार अपीयर हो रहा है? एक बार। तो फेवरेबल जो होगा, एन ए अगर इवेंट मानते हैं या ई मानते हैं, तो एन ए संडे, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास फेवरेबल भी टोटल मालूम है, फेवरेबल भी मालूम है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे in a non-leap year so probability is equals to favorable upon total NS, and this is equals to NA upon NS, मतलब 1 है फेवरेबल और टोटल कितना है? 7। तो किसी भी नॉन लीप ईयर में 53 संडे या संडे के अलावा कोई दूसरा डे भी अगर करें, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 1/7 होगा। लेकिन अगर यही नॉन लीप ईयर की जगह अगर ये लीप ईयर दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 366 डेज हो जाएंगे। अब 52 वीक्स सर्टन होगा, निश्चित, और बाकी जो 2 डेज जो होंगे वो बचता है, रिमेनिंग 2, और ये जो रिमेनिंग 2 डेज के जो पॉसिबल एस्पेक्ट्स होंगे वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो सकता है, अगर यहां देखें तो इस अगर निकालें तो या तो संडे या मंडे होगा, या मंडे या ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे या वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फिर थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फिर फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे हो सकता है। तो इस तरह से इसके भी टोटल एस्पेक्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स 53 होने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन संडे होने के लिए अगर संडे मंडे आएगा तो भी 52 तो यहाँ कंफर्म है। अगर संडे मंडे है, 2 दिन बचे हुए संडे मंडे हैं, तो भी 53 संडे हो जाएगा, या सैटरडे या संडे हो जाए। तो संडे यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो फेवरेबल जो होगा एन ए, यानी ए हम कह रहे हैं संडे को कह रहे हैं। तो संडे कब कब हो सकता है? अगर संडे और 2 दिन जो है वो संडे और मंडे हो जाए, या सैटरडे या संडे हो जाए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल चांस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द 53 संडे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ of 53 Sunday in a leap year तो अगर प्रोबेबिलिटी को हम ए से डिफाइन कर रहे हैं, इवेंट को ए लिया है, तो दिस विल इक्वल्स टू Na अपॉन Ns and this is equals to 2 upon 7. So this is the answer. नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/7, इसके पहले वाले में अपन देखा था। और लीप ईयर में 53 किसी भी दिन का, पर्टिकुलर डे का 53 होना, ये बतलाता है 2/7 होगा। तो इस तरह से डे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और कुछ अलग टाइप का नंबर से अगर हम, तो जो डिमांड है क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया हुआ, एक बॉक्स है, उसमें 20 कार्ड्स रखे गए हैं और हर कार्ड पर एक नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर 1 से लेकर के 20 तक का दिया हुआ है। तो सिंपली एस की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू 20 दिया हुआ है, 20 तक का दिया हुआ है। तो एनएस तो कंफर्म उनको मिल गया, कितना हो गया? 20 हो गया। टोटल जो आउटकम्स होंगे उस बॉक्स में रखे हुए कार्ड की जितनी संख्या होगी उतना उसका क्या हो गया? टोटल एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स 20 हो गए। अब पहला कंडीशन दिया है इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए एक ये इवेंट हुआ और इसको अगर हम ई मान लें, तो इवन नंबर ई में क्या क्या आएगा? यहाँ पर देखें तो 1 से 20 तक में जो इवन नंबर होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये कार्ड अगर ड्रॉ होते हैं तो वो नंबर क्या होगा? 20 होगा। यानी फेवरेबल चांस ऑफ गेटिंग द इवन नंबर इज, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर this will equals to probability E is equals to favorable chance upon total chance, यानी 10/20 and which is equals to 1/2। तो इवन नंबर का कोई भी कार्ड ड्रॉ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगा। ऐसे ही अब अगर हम सेकंड को देखें, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी कितने होंगे? उसमें 10 होंगे, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है तो आइदर इट विल बी द इवन नंबर, और इवन नंबर टोटल 20 है। तो ऑड नंबर भी कितने होंगे? 10, उसमें से 10 इवन है, तो बाकी के जो 10 होंगे वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। तो दूसरा है प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, इवेंट मान लेते हैं, अगर ई माना है, यहाँ पर ऑड मान लेते हैं वो, तो ऑड नंबर कार्ड्स। ऐसे आप अल्फाबेटिकली कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी ओ,
यहाँ ऑड करें तो ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स में आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरह से। तो नंबर ऑफ ऑड कार्ड्स भी कितने आ गए, यहाँ पर 10 आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी ऑड नंबर का कार्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कार्ड यहाँ पर इवेंट को हम O से डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर P O मान ले, and this will equals to NO upon NX, and this is again 10 upon 20 and is equals to 1 upon 2। अब तीसरा कह रहे हैं, ये हो गया प्राइम नंबर चाहिए, तो थर्ड कह रहे हैं प्राइम नंबर को अगर हम इसमें देखें 1 से 20 में सारे प्राइम नंबर्स अगर देखें तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, यानी पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर एंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर दिया वो नंबर इटसेल्फ एंड वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा और उसके कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज द प्राइम नंबर। और यहाँ पर अगर 1 कह दें तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, तो इट इज नाइदर प्राइम नॉर इट इज कंपोजिट। कंपोजिट हम कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो 1 के सिर्फ एक फैक्टर है तो ये प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो नेचुरल प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 2 3 5 7, इसके बाद 11 होगा, देन 13, देन 17 एंड 19। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर अगर हम कह दें तो इसको हम P मान लेंगे। ये अगर हम P से डिफाइन करें, आप A B C कुछ भी ले सकते हैं, सेट लिखना है तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दैट इज 8 प्राइम नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 और 20 के बीच में, और टोटल तो अभी भी 20 ही होगा टोटल आउटकम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी of getting prime number card this is probability of P माने हैं, और यहाँ पर NP upon NS and will equals to 8 upon 20 which is equals to 2 upon 5। तो प्राइम नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 2 upon 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 करें तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल्स 1 से 20 वाले में क्या नंबर होते हैं। 1 से 20 में पहला जो 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 12 15 और 18 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम इसको A से अगर डिनोट करें तो 3 6 9 12 15 18 ये नंबर जो होंगे विदिन
1 से 20 में जो होंगे वो 3 के मल्टीपल्स होंगे और इनकी जो संख्या होगी Na इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, यानी ये 1, 2, 3 और 3, 6 नंबर आते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल इक्वल्स टू Na अपॉन Ns, यानी 3 का मल्टीपल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 6 अपॉन 20 एंड विच इज इक्वल्स टू 2 से कट करेंगे 3 अपॉन 10 इज द probability when one card is drawn randomly out of 20 cards from a box, then the number drawn and a card drawn will be the multiple of 3 and the probability is 3 upon 10. अब लास्ट वन दिया हुआ है कंपोजिट नंबर होने का, तो फिफ्थ में कंपोजिट नंबर मीन्स हैविंग द मोर देन 2 फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर होगा, अगर हम उसको 20 से डिफाइन करें, सेट के रूप में अगर लिखें, तो कंपोजिट नंबर्स जो होंगे बिटवीन 1 to 20, 1 to 20 में पहला कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा, देन 6 होगा, फिर 8 होगा, 9 के भी, 10, 12, then 14, 15, 16, 18 और 20। ये सारे नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, यानी इनकी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर इज 11 यहाँ पर आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर तो दिस इज 20 से डिफाइन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल इक्वल्स टू NB अपॉन NS, अभी भी 20 होगा, यानी 11 अपॉन 20 इज द प्राइम नंबर। तो इस तरह के कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कार्ड से रिलेटेड, क्वाइन से रिलेटेड, या कुछ अलग से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा, उसका हमको उसमें जो दिए गए जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। तो और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।